सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों और श्रोताओं को मंजरी वर्मा और आकांक्षा सिंह का नमस्कार। तो आकांक्षा कैसी हैं? कैसा लग रहा है इस समय आपको? भाई हम तो ठीक है मंजरी, और हमारी जो सखियां हैं, जो श्रोता हैं, वो रेडियो के नजदीक आकर बैठ गए हैं। तो जल्दी से बता देते हैं कि आज हम पिटारे में क्या लेकर आए हैं। बिल्कुल, आज तो पिटारे में बात होगी कि कौन कब मन जीत ले। आकांक्षा, अब भाई कौन कब मन जीत ले ये तो समय ही तय करता है। अब और कैसे जीतते हैं इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। बिल्कुल। साथ ही आज धारावाहिक नेत्री के अंतर्गत हम सुनेंगे झारखंड के कोडरमा से सांसद अन्नपूर्णा देवी से शायना एनसी की बातचीत। बिल्कुल, और आज हम बात करेंगे क्रांतिकारी चंद्रप्रभा सैक्यानी जी के बारे में, जी, जिन्होंने असम के समाज में पर्दा प्रथा के खिलाफ मोर्चा तैयार किया और आवाज उठाई अपनी। इसके साथ ही लड़कियों की शिक्षा पर भी उन्होंने जोर दिया। वे एक असमिया स्वतंत्रता सेनानी, कार्यकर्ता, लेखिका और समाज सुधारक हैं। चंद्रप्रभा सैक्यानी को असम में नारीवादी आंदोलन का अग्रणी माना जाता है। बिल्कुल, और चंद्रप्रभा सैक्यानी का जन्म 16 मार्च सन 1901 को एक ग्राम प्रधान रतिराम मजूमदार के यहाँ हुआ था और असम के कामरूप जिले के दोई सिंगरी गांव में हुआ था इनका जन्म। आपकी माँ का नाम गंगा प्रिया मजूमदार था। वे अपने माता पिता की 7वीं संतान थी और आपके पिता पढ़ाई पर बेहद ध्यान देते थे कि बेटी अच्छी शिक्षा प्राप्त करे। चंद्रप्रभा खुद तो वो पढ़ती थी और साथ में वो अन्य लड़कियों को भी जागरूक करती थी पढ़ने के लिए। जी, ये माता पिता जो ध्यान देते थे उसी का असर था कि खुद में भी पढ़ाई के प्रति लगन थी और साथ ही साथ वे चाहती थीं कि जो अन्य लड़कियां हैं उनमें भी जागरूकता बढ़े। उन्होंने 13 वर्ष की उम्र में ही अपने गांव की लड़कियों के लिए एक प्राइमरी स्कूल खोला। स्कूल इंस्पेक्टर ने जब देखा कि 13 साल की एक शिक्षिका है, वे बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने चंद्रप्रभा को नौगांव मिशन स्कूल से वजीफा दिलवा दिया। जो भेदभाव हो रहे थे शिक्षा में लड़कियों और लड़कों में, उसके खिलाफ भी उन्होंने आवाज उठाई और ऐसा करने वाली वो पहली लड़की बनी। बिल्कुल, वे अपनी बहन के साथ, जिनका नाम रजनी प्रभा था, सैक्यानी था, उनके साथ वे कई किलोमीटर दूर एक लड़कों के स्कूल में भाग लेने के लिए जाया करती थी। इनकी बहन रजनी बाद में असम की पहली महिला डॉक्टर भी बनी और चंद्रप्रभा ने एक बार एक मिशन स्कूल में स्कूल अधिकारियों के खिलाफ विरोध भी किया और क्योंकि उन्होंने जो लड़कियां थी उनको छात्रावास में शामिल होने के लिए वो मना कर रहे थे, तो जब विरोध किया उन्होंने तो फिर बाद में उनको रहने दिया गया। उनके माता पिता एक उम्र दराज से उनकी शादी करवाना चाह रहे थे, तब उन्होंने इस प्रस्ताव का विरोध किया, ठुकरा दिया। एक असमिया लेखक दंडीनाथ कलिता से उन्होंने सगाई कर ली। आगे चलकर वे एक पुत्र की माँ बनी और कई उनके जो निजी जिंदगी थी उसमें कई मोड़ आए, लेकिन उन्होंने अकेले ही डटकर अपने बेटे का पालन पोषण किया। और उस समय का जो समाज था, रूढ़िवादी समाज, वो इस बात को स्वीकारता नहीं था, तो कई लोगों का एतराज भी था। वे तेजपुर के आगे चलकर तेजपुर के एक गर्ल्स स्कूल में प्राध्यापिका भी बनी। बिल्कुल, और यही उनकी मुलाकात कई दिग्गज ज्योति प्रसाद अग्रवाला, ओमिया कुमार दास से हुई और सन 1918 में वे एकमात्र महिला थी जब एक अधिवेशन में उन्होंने अफीम जैसे हानिकारक पदार्थों के प्रभावों को बताया कि जिसके सेवन करने से कितना नुकसान हो सकता है। विशाल जनसभा को संबोधित भी उन्होंने किया और इसका प्रतिबंध इस पर लगाया जाए, इस बारे में उन्होंने अपनी आवाज उठाई। उस वक्त की ये बहुत बड़ी घटना थी कि एक असमिया महिला ने ये बात कही थी, उसका विरोध किया था। बिल्कुल। साल 1921 में जब राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था तो इससे वो भी प्रभावित हुई और असहयोग आंदोलन में शामिल हो गई। वे तेजपुर की महिलाओं के बीच संदेश फैलाया करती। साल 1925 की बात है, असम के नौगांव में साहित्य सभा की बैठक में महिलाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने पर चर्चा हो रही थी। बैठक में पुरुष और महिलाएं भी शामिल थीं, लेकिन महिलाएं जो बांस का बना हुआ जो पर्दा होता है उसके पीछे बैठी थीं। तो चंद्रप्रभा जी मंच पर चढ़ी और माइक पर जोर से दहाड़ते हुए, गरजती हुई आवाज में उन्होंने कहा कि तुम पर्दे के पीछे क्यों बैठी हो, आगे आओ।
उनकी आवाज़ में इतनी तेज़ी थी कि महिलाएं पर्दे की दीवार तोड़कर सामने आकर बैठ गईं, प्रभावित होकर। कितनी बड़ी बात थी कि उन्होंने महिलाओं को इस तरह से प्रेरित किया कि भाई आप पीछे क्यों बैठी हैं, आप पर्दे के पीछे क्यों हैं। तो चंद्रप्रभा सैक्यानी ने न केवल लड़कियों की शिक्षा के लिए काम किया, बल्कि उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने और स्वतंत्रता आंदोलन को उन तक पहुंचाने के लिए पूरे राज्य भर में साइकिल से यात्रा की। और वो ऐसा करने वाली राज्य की पहली महिला बनी जो साइकिल उस समय चला के ऐसा करती थी। और इसके अलावा गांव में अनुसूचित लोगों को तालाब से पानी लेने के लिए जो आज्ञा नहीं थी, तो उसके खिलाफ भी उन्होंने आवाज उठाई, लड़ाई लड़ी और लोगों को उनका हक भी दिलवाया। जी, सामाजिक कार्यों में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती। बाल विवाह, जो बहु विवाह होता है, और मंदिरों में महिलाओं के प्रति जो भेदभाव था, साथ ही साथ शिक्षा, स्वरोजगार जैसे मुद्दों पर उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की। इसके लिए असम प्रादेशिक महिला समिति की स्थापना की। उन्होंने स्थापना की और साल 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया। उन्हें जेल भी जाना पड़ा, रिहा हुई, लेकिन 1943 में वे वापस गैर सहयोग आंदोलन के कारण जेल गईं। और स्वतंत्रता के बाद वे सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हो गई। बाद में वो और दूसरी पार्टी में वापस अपनी लौट आई। सैक्यानी ने 17 साल की उम्र में एक लघु कहानी लिखी जो स्थानीय पत्रिका बही में छपी थी जी। और कई उपन्यास, जैसे उनका है पितृ भिथा, द पेरेंटल होम जिसका नाम था, सन 1937 में ये उन्होंने लिखा था। और सिपाही विद्रोह, दिलीर सिंहासन यानी दिल्ली का सिंहासन, और कवि अनव घोष पर उन्होंने लिखा। असमिया पत्रिका को जो थी पहली महिला समिति थी वहाँ की, जो असमिया पत्रिका की, उसमें उन्होंने 7 साल संपादक के रूप में भी कार्यभार वहाँ संभाला। उन्होंने ऑल इंडिया असम किसान आंदोलन की उन्होंने अगुवाई की। साल 1972 में उनके कार्यों के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए और समाज में सहयोग के लिए उन्हें भारत सरकार से पद्मश्री से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन पर एक डाक टिकट भी जारी किया। उनके नाम पर गुवाहाटी में सरकारी पॉलिटेक्निक एक कॉलेज है, उसका नाम रखा गया। और तेजपुर विश्वविद्यालय ने एक महिला केंद्र चंद्रप्रभा जी के नाम पर सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज की स्थापना की। और उनके जीवन को 4 आत्मकथाओं में भी वर्णित किया गया है। और उनकी जो मृत्यु थी वो 16 मार्च सन 1972 को, जो उनका 72वां जन्मदिन था, जन्मदिन के ही दिन उनकी मृत्यु हुई थी। और इस तरह से कि असम की इस महान क्रांतिकारी महिला के जज्बे को हम लोग शत नमन करते हैं कि उस समय उन्होंने इस तरह से कार्य किया। जी, तो ऐसे ही कई कार्य होते हैं मंजरी कि ये छोटी छोटी बातें होती हैं कि कौन कब मन जीत लेता है। बिल्कुल जीत लेता है, जैसे इन्होंने जीत लिया। हाँ। इतना अच्छा काम करके इन्होंने कितने लोगों का भला किया, कितने लोगों के दिल जीते, मन जीता। तो फिर अब हम लोग भी कुछ ऐसे ही दिल जीतने की बात कर लेते हैं। भाई, जब संगीत की लहरियां विविध भारती पर चलती हैं, दौड़ती हैं, उड़ती हैं, तब झूमना तो बनता है। बिल्कुल बनता है। अच्छा, जब हम मन जीतने की जो बातें कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो भाई कब कौन किसका मन कैसे जीत ले ये तो कहना मुश्किल है। और यह मुश्किल तो है, लेकिन हमारे जो श्रोता है ना, सखिया और सखा लोग, ये लोग बता सकते हैं हमको अपने कमेंट्स के द्वारा कि भाई कब कैसे जीत लिया है ना। हाँ बिल्कुल, हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं, सखियां हैं, वो भी बताएं कि किसने उनका मन जीता और कब जीता और कैसे जीता, है ना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आइए और बताइए। और हमारे जो कुछ श्रोता हैं उन्होंने भी प्यारी प्यारी बातें लिखकर भेजी हैं। बिल्कुल, और एक हमारी सखी उन्होंने लिखकर भेजा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी और को खुश देखकर खुद दुखी हो जाते हैं। ऐसे ही लोग कभी किसी के दिल में अपने लिए जगह नहीं बना पाते, जिससे उन्हें अकेले चलना पड़ता है। अगर आप किसी का दिल जीतना चाहते हैं तो उसका साथ दीजिए और ये भी कहिए आप खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। ऐसा सुनने पर वो आपको खुशी दे सकता है। और बहुत प्यारा सा इन्होंने कमेंट लिखकर भेजा, तो इनको शुक्रिया कहते हैं, है ना। धन्यवाद इनका। भाई मंजरी जी, ऐसे बिरले ही लोग होते हैं कि जिन्हें अपनी खुशी में दूसरों की खुशी में अपनी खुशी दिखाई देती है, दूसरों के दुख में वो अपना दुख देखते हैं। सब काफी संवेदनशील लोग होते हैं ऐसे। फिलहाल मन जीतने की जो बातें हैं वो हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी तो समय है धारावाहिक नेत्री सुनने का और सुनाने का। तो आज धारावाहिक नेत्री के अंतर्गत झारखंड के कोडरमा से सांसद अन्नपूर्णा देवी से शायना एनसी की जो बातचीत है वो हम अपनी सखियों को, श्रोताओं को सुनवा रहे हैं। घर के चौके चूल्हे से बाहर व्यवसाय हो, साहित्य जगत हो, विदेश सेवा हो,
पुलिस विभाग हो या हवाई सेवा हो या फिर खेल का कोई मैदान हो, महिलाओं ने सफलता का परचम हर जगह लहराया है। इन्हीं सब सफलताओं की कहानी पर आधारित है हमारा कार्यक्रम नेत्री। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे विशेष कार्यक्रम नेत्री में, महिला सांसद और उनकी कहानियां। मैं हूं शाइना एनसी और आज हमारे साथ मौजूद है अन्नपूर्णा देवी जी, जो कि झारखंड के कोडरमा से लोकसभा सांसद है। बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत नमस्ते। चर्चा शुरू करने से पहले उनकी जीवन के अब तक के सफर की एक झलक। अन्नपूर्णा देवी का जन्म 2 फरवरी 1970 को झारखंड के दुमका जिले के अजमेरी गांव में हुआ। अन्नपूर्णा देवी की प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में ही हुई। आगे चलकर इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन रांची विश्वविद्यालय झारखंड से किया। 13 मार्च 1993 को अन्नपूर्णा देवी की शादी रमेश प्रसाद यादव से हुई। रमेश प्रसाद यादव 1998 में अविभाजित बिहार के मंत्री रहे। पति के निधन के बाद 1999 में अन्नपूर्णा देवी ने विधानसभा का उपचुनाव लड़ा और पहली बार विधायक बनी। इसके बाद 2000, 2005, 2009 में भी कोडरमा से आरजेडी के टिकट पर विधायक चुनी गईं। साल 2013 में झारखंड में बनी हेमंत सोरेन की सरकार में अन्नपूर्णा देवी को मंत्री बनाया गया था। 2019 में अन्नपूर्णा देवी ने आरजेडी को छोड़कर बीजेपी का दामन थामा और कोडरमा से जीतकर संसद पहुंची। हाल ही में अन्नपूर्णा देवी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री बनाया गया है। उन्होंने केंद्र में शिक्षा राज्य मंत्री का पदभार संभाला है। अन्नपूर्णा देवी जी का सफर बेहद संघर्षपूर्ण रहा है, लेकिन उन्हीं से जानते हैं उनके जीवन की यात्रा के बारे में। अन्नपूर्णा जी, क्या ये सही रहेगा कहना कि आप किचन से पहुंच गए संसद? क्योंकि आप एक गृहिणी थी, राजनीति में शायद कोई दिलचस्पी नहीं, 3 बच्चे और फिर अचानक से इलेक्शन पे इलेक्शन लड़ना और संसद पहुंचना, क्या रहा ये सफर? बिल्कुल साइना जी, आपने ठीक कहा कि आप ये कह सकती हैं कि एक गृहिणी से सीधा राजनीति में प्रवेश हुआ। और जिस समय जिस परिस्थिति में हमें राजनीति में आना पड़ा, चूँकि हमारे 3 छोटे छोटे बच्चे थे और मेरे हस्बैंड का उस समय 98 में अचानक उनका निधन हुआ। और उस परिस्थिति में चूँकि वो उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे, कोडरमा का 2 बार वो वहाँ से एमएलए थे, फिर वो मंत्री भी थे। और उस समय मेरे सामने बहुत बड़ी चुनौती थी कि हमारे 3 छोटे छोटे बच्चे और फिर अचानक उनका जिस तरह से दुर्घटना घटी, निधन हुआ, तो उसके बाद हमें ऐसा लगा कि फिर आगे क्या करूं। और इधर क्षेत्र के जो लोग थे उनका काफ़ी दबाव था कि नहीं, आपको आना होगा राजनीति में, आप हमारा प्रतिनिधित्व करें जिस तरह से मेरे हस्बैंड करते आए थे। फिर 98 नवंबर में फिर बाई इलेक्शन हुआ। 15 अगस्त को मेरे हस्बैंड का डेथ हुआ और उसके बाद बाई इलेक्शन हुआ 98 में। फिर मैं नवंबर महीने में फिर मैं सीधा चुनावी क्षेत्र में फिर मैं प्रवेश की। और इस बीच फिर काफ़ी लोगों का सहयोग मिला, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों ने काफ़ी सहयोग किया और जीत हासिल हुई। और फिर मेरे सामने 2 चुनौतियां थी, क्योंकि एक माँ होने के नाते छोटे छोटे बच्चे थे, बच्चों की परवरिश ये भी बहुत अहम था मेरे लिए। बिल्कुल, हर माँ के लिए। बिल्कुल। और उसके बाद फिर क्षेत्र, चूँकि जब प्रतिनिधि आप बन जाते हैं, कोई भी आप बीड़ा उठाते हैं, किसी जिम्मेवारी को उठाते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कि उस जिम्मेवारी को भी बखूबी निभाऊं। तो दोनों ही तरफ मैं देख रही थी, तो दोनों ही, और कोई कम नहीं था, दोनों ही काफ़ी चुनौती भरा रहा। लेकिन मेरे बच्चों के लिए, खास करके मेरे माँ पिताजी, क्षेत्र के लोग, मेरे घर वाले, मेरे परिवार के लोग थे, लेकिन माता पिता
ने काफ़ी सहयोग किया और तीनों बच्चों को उनके पास रखकर और फिर मैं क्षेत्र में अपने लोगों के बीच जो वहाँ की समस्या है वहाँ के लोगों के बीच फिर मैं रहती थी और जैसे ही समय मिलता मैं बच्चों के साथ फिर समय बिताती। लेकिन आपके बचपन में कभी भी आपको राजनीति में दिलचस्पी था? देखिए ऐसा चूंकि एक किसान परिवार से हूँ, मेरे परिवार में लोग राजनीति में थे, लेकिन मैं सच कहूँ तो मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं थी, कभी दिलचस्पी नहीं रही कि मैं राजनीति में आऊंगी, या मैं इस बात को कभी सोची भी नहीं थी कि राजनीति में भी कभी आना पड़े, जाना पड़े, अवसर मिलेगा। लेकिन अन्नपूर्णा जी, हमने देखा है कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप चाहते न चाहते राजनीति में आए और फिर आगे बढ़ता गया आपकी जिम्मेदारी। इसमें एक माँ होने के नाते एक गिल्ट भी होता है, ऐसा अफसोस भी होता है कि परिवार के साथ आप इतना समय नहीं दे सकते हैं, और परिवार का साथ हो तो भी समाज में जो लोग बैठे हैं, जो बिन बुलाए मेहमान हैं, जो अपनी सोच विचार के साथ टोकते रहते हैं कि आपको राजनीति में आने की क्या आवश्यकता है, आपके बच्चे को संभालो। क्या आपको ऐसे अनुभव हुआ है? देखिए, कुछ तो लोग होते ही हैं और कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बिल्कुल। तो इसको हमेशा ये मन में रखते हुए और कुछ कुछ बातें जो आपने कही सही बातें, कोई कोई कहीं कहीं से ये बातें आती थी, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि जब लोगों ने ये विश्वास हम पर जताया है तो अब ये चैलेंज चूंकि एक महिला ही कर सकती है, माँ ही कर सकती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि, इसलिए मैं बार बार मैं कहती हूँ कि महिला हर क्षेत्र में जहां भी उनको लगाओ वो ईमानदारी के साथ वो काम कर सकती है, घर से लेके बाहर तक सब काम को वो कर सकती है। तो मेरा भी ये प्रयास रहा कि घर के साथ साथ बच्चों, चूंकि बच्चे हमारे छोटे थे तो बच्चों को भी समय देना जरूरी था और क्षेत्र के लोगों को भी, जिस जवाबदेही को हमने लिया था वहां भी जरूरी था। तो कोशिश ये करती कि दोनों को बैलेंस करके, हाँ ये बात भी सही है कि जितना ज्यादा बच्चों के साथ समय देना चाहिए था उतना मैं नहीं दे पाई, लेकिन फिर भी जो भी समय हमें मिलता जनता से और अपने क्षेत्र से, तो वो समय, ज्यादातर समय हम कोशिश ये करते कि बच्चों के साथ बिताएं, बच्चों के पास रह के जो भी उनकी बातें हैं उसको सुने और उसको करें। और हमें लगता है कि ये थोड़ी हमारे लिए आसानी हो गई कि मेरी माँ इस चीज को बहुत ज्यादा, बहुत हद तक इस चीज को महसूस की और माँ ने इस कमी को पूरा किया। जी, तो फैमिली सपोर्ट रहा, काफी सपोर्ट। 4 बार आप विधायक रहे और लोकल पॉलिटिक्स से अचानक पार्टी बदलना और फिर राष्ट्रीय राजनीति में आना, ये सफर में कठिनाई क्या थी? देखिए, 4 बार वहाँ पे विधायक वहाँ पे रहे और लोगों का काफी स्नेह रहा। और आपको बताएं साइना जी कि बहुत अच्छा रहा कि जब कभी क्षेत्र में जब जाते थे लोगों से मिलने के लिए, तो गांव में जाने के बाद जब महिलाएं जमा होती तो बैठते उनके साथ, तो इस कदर वो बैठती हमारे साथ जैसे कि उनके घर की बेटी आई हुई है। तो ये एक संबंध था, बहुत अच्छा लगता, लोगों का काफी स्नेह होता और बहुत अच्छे ढंग से वो अपनी बात को रखती। हम भी कोशिश करते कि जो उनकी बात है उस बात को सुने, उसकी समस्या का जो भी है समाधान करे। और उनके हर दुख दर्द में, ये जो लंबा सफर रहा, तो उनके हर एक दुख दर्द में ये हम कोशिश करते थे कि उनके बीच जाकर दुख को बांटू। ठीक है, बहुत कुछ नहीं कर सकते, मगर किसी के अगर दुख की घड़ी में अगर आप थोड़ा सा खड़े हो जाते हैं तो उन्हें लगता है कि मेरे फैमिली मेंबर की तरह वो एक। क्या आपको लगता है कि महिलाओं को राजनीति में सम्मान मिलता है या संवेदनशीलता की भावना है? बिल्कुल, महिलाओं को सम्मान मिलता है। और मैं ये बताऊं कि जब राष्ट्रीय राजनीति की चर्चा आपने की भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद, बहुत स्पष्ट शब्दों में मैं ये बताना चाहती हूँ कि पहली बार चूंकि राज्य की राजनीति में थी, उसके बाद राष्ट्रीय राजनीति में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत सम्मान दिया गया। और खास करके आज हम जो देखते हैं कि पार्टी में महिलाओं को बहुत सम्मान दिया जाता है और जो जिस योग्य है उनकी पहचान भी होती है। चाहे आप बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी हुई है, अभी बहुत सारी महिला बहनें चुन के आई हैं
और उनसे जब बातें होती है तो ये सुन के लगता है कि वो नहीं जानती कि हमें टिकट मिलेगा, हमें संसद का चुनाव लड़ना होगा। वो घर में है, अचानक से उनको ये सोचना जाती है कि आपको तो चुनाव लड़ना है, आपको विधानसभा का चुना गया, विधानसभा के लिए लोकसभा। तो इस तरह से देखें तो बहुत ही ज्यादा बहुत अच्छा लगा और सम्मान काफी मिला। क्या आपको लगता है कि झारखंड में और खास तौर से कोडरमा की बात करें तो क्या आपको लगता है कि जात पात धर्म की राजनीति थोड़ा ज्यादा होता है? देखिए, और ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा होता है? बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन एकदम बिल्कुल ना करें ये भी सही नहीं है, नकार दूं ये भी सही नहीं, कुछ हद तक तो है। लेकिन हमें लगता है कि अभी के समय में ये बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। ये मायने रखता है कि आपका प्रेजेंस कैसा है, आप किस तरह से लोगों के बीच जाकर लोगों के लिए आप सोचते हैं, क्षेत्र के लिए आप सोचते हैं। तो इसमें सब जाति पाति को किनारे कर देता है। और हमें लगता है कि इस बार का जो रहा इस भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद, इस लोकसभा चुनाव की भी बात करें तो जात पात धर्म से ऊपर उठकर लोगों ने सहयोग किया। और आज लोगों के सहयोग का ही परिणाम है कि आज मैं यहाँ पे हूँ और बहुत अच्छे मत से लोगों ने आपको चुना। अन्नपूर्णा जी, जब आप आए संसद में क्या घबराहट थी? नहीं, चूंकि संसद में घबराहट नहीं थी कि विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर चुकी थी, तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी पता था। हाँ जी, हाँ, लेकिन इतना तो था कि हर एक पॉलिटिशियन का एक ये सपना होता है कि एक न एक बार जरूर संसद में हम पहुंचे। और हमें इतना जल्दी हम पहुंचेंगे ये हम नहीं सोचे थे। ये संभव भारतीय जनता पार्टी ने कर दिखाया और हमें भी ये मौका दिया कि संसद में कैसे रिसर्च करते हैं, कौन से मुद्दे को उठाते हैं और कौन से ऐसे भाषण को लेके आपको लगता है कि आपके क्षेत्र के लोगों को फायदा हुआ है? देखिए, पहले तो मैं अपने लोकसभा क्षेत्र के अंदर देखती हूँ कि हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा कौन सी क्या परेशानियां हैं, क्या है। और अभी तो हमारे यहाँ एक तो हमारा कृषि प्रधान ही है। कुछ छोटे छोटे माइंस जैसे हमारे यहाँ के हैं तो छोटे छोटे माइंस वगैरह के काम होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। झारखंड ऐसे भी हमारा थोड़ा सा पिछड़ा इलाका है हम लोगों का। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आम जनता को किस चीज से ज्यादा फायदा हो सकता है, उस मुद्दे को भी लेके आती हूँ। और चाहे विधानसभा में रही उस समय भी उस मुद्दे को उठाती रही हूँ, लोकसभा में भी इस बात को कहती हूँ। और जिससे भी डिपार्टमेंट, चाहे वो कृषि विभाग के हो, चाहे वो माइंस के हो, चाहे अन्य सिंचाई हो, फिर पेयजल वाले हो, हर जगह ये कोशिश करते हैं कि मंत्री से भी मिलकर उनके समक्ष भी अपने क्षेत्र की जो समस्या है उस समस्या को रखें और वहाँ की समस्या का समाधान कराएं। ऐसे रेलवे कनेक्टिविटी भी हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है, तो रेलवे से संबंधित भी। क्या आपको लगता है कि आपके क्षेत्र के जनता ने फार्म बिल को समझा है? बिल्कुल, हमारे यहाँ किसी भी तरह का ये जो कृषि बिल है इसमें कोई एजिटेशन नहीं है। और लोग इस बात को महसूस करते हैं कि भारत में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद देश के लोगों का एक ये विश्वास है उनके प्रति कि कभी भी कोई भी काम वो गलत नहीं कर सकते। वो जो भी निर्णय लेते हैं तो आम जनता को ध्यान में रखते हुए लेते हैं। और उसी तरह ये कृषि बिल भी है और कृषि बिल से हमारे क्षेत्र के लोग भी संतुष्ट हैं, वो भी इस चीज को महसूस करते हैं, इस चीज को उन्होंने भी समझा। और कई जगह पे जब ये एजिटेशन हो रहा था दूसरे राज्यों में, तो कई जगह लोगों के बीच जाकर के उनके पास गए भी, उनसे भी इसके बारे में डिस्कशन हमने भी किया। तो बिल्कुल वो स्पष्ट है, वो बहुत कन्विंस है कि बिल्कुल इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये तो ठीक वैसे ही बात हो रही है जो हमारे बोलचाल की भाषा में एक है कि कौवा कान लेके भागा, वो कान नहीं देखते, कौवा के पीछे भागते, ठीक इस तरह की बात। तो लोग संतुष्ट हैं इस चीज को। अन्नपूर्णा जी, देखा जाए तो राजनीति में बच्चे आज नहीं आना चाहते हैं। एक नकारात्मक सोच है, एक ऐसा लगता है कि यहाँ तो भ्रष्ट लोग जाते हैं, या यहाँ वो लोग जाते हैं जो शिक्षित नहीं हैं, यहाँ वो लोग जाते हैं जो देश सेवा से ज्यादा अपनी सेवा करना चाहते हैं। आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो अभिभावकों से ये कहना चाहेंगे, गार्जियन से, हर कोई आज
ये इस चीज़ को हम सब भी देखते हैं। हर एक गार्जियन चाहता है बच्चों को, ये कहता है अच्छा से पढ़ो लिखो, IAS बनो, IPS बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। कोई नहीं कहता है नेता बनो। कोई नहीं बोलता नेता बनो, लेकिन उसकी चाहत होती है कि एक ईमानदार नेता हो, मेरा MP, मेरा MLA अच्छा हो, जो हमारी बात सुने। तो मैं उनसे कहना चाहूँगी, कोई भी क्षेत्र गलत नहीं है, नज़रिया गलत है देखने का। और आप जरूर अभी के युवा पीढ़ी से भी कहना चाहेंगे कि आप राजनीति के क्षेत्र में भी आए। जब तक आप राजनीति के क्षेत्र में नहीं आएंगे तब तक आप राजनीति को भी नहीं समझेंगे और लोगों को भी नहीं समझेंगे, किस तरह से हमें काम करना है और किस तरह से देश सेवा के लिए भी हमें काम करना है और आगे हमें बढ़ाना है। तो हमें लगता है कि जो ये एक सोच है कि राजनीति में गलत लोग होते हैं, ये सोच गलत है। हर समाज में 1-2 लोग गलत होते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि समाज गलत होता है। तो इसलिए मैं ये कहूँगी कि ये नज़रिया अब बदलने की आवश्यकता है। और अब के नए पीढ़ी में अब तो लोग इतना हर एक चीज़ को वो देख रहे हैं, जान रहे हैं। तो अब हमें लगता है कि लोगों को इसमें कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और हर कोई क्षेत्र अच्छा है, हर एक क्षेत्र अच्छा है, बशर्ते अगर हम अच्छे हैं तो हर क्षेत्र अच्छा है। और ईमानदारी के साथ अगर हम काम करेंगे, प्रयास करेंगे, तो बिल्कुल कहीं ना परेशानी होती है, ना कहीं दिक्कतें आती हैं। आपके क्षेत्र के लोगों की बेरोजगारी, और जो कहते हैं ना कि जब एक समाज शिक्षित, सुरक्षित और आत्मनिर्भर है तब प्रगति होती है, उसके लिए आप क्या करने वाले हैं? देखिए, हम तो आपसे बताना चाहेंगे कि जब पहली बार जब हम चुनाव जीते 98 में, उसके बाद छोटा टेन्योर उस समय 1.5 साल का रहा, लेकिन 2000 से लगातार जब हम गांव में जाते थे तो गांव में ये अक्सर देखने को मिलता था कि गांव में बच्चियों की पढ़ाई के लिए उतना ज़्यादा जागरूक नहीं है माताएं। लेकिन जब उस समय 2000 में जाते थे और अब जब जा रहे हैं तो बहुत अंतर हो गया। जब गांव में जाने के बाद लोगों को ये बात समझाते थे कि बेटियों को भी अवसर दो, और उस समय में बहुत लोग हमको भी देख के, चूंकि जिस तरह से हमें राजनीति में आना पड़ा, लोगों के भी जिस तरह से मिलती थी, तो उससे लोगों को भी ये चीज़ एक प्रेरणा मिला। और हम भी जहाँ भी जाए लोगों को समझाते थे, महिलाओं को समझाते थे कि बेटियों को पढ़ाओ और फिर यही बेटियां आगे बढ़ के कुछ बनेंगी। आपके बच्चे को राजनीति में रुचि है? बच्चे साथ रहते हैं तो जाहिर सी बात है अभी के समय के हर एक गतिविधि पे वो ध्यान रखते हैं। भले मैं अभी पढ़ाई में, बच्चों के बच्चे पढ़ रहे हैं तो अभी पढ़ाई की और विशेष ध्यान है, लेकिन राजनीतिक गतिविधि के बारे में जानकारियां तो रखते ही हैं बच्चे। जब अन्नपूर्णा जी अपने क्षेत्र में नहीं हैं, दिल्ली में संसद में नहीं हैं, तो क्या करती है? आपके हॉबीज क्या है? देखिए, ज़्यादा समय तो लोगों के बीच में, और जब समय मिलता है तो कुछ किताबें पढ़ लेना, या फिर पुराने, कभी थोड़ा समय मिला तो पुराने यादों में कभी एल्बम को पलट लेती हूँ, कभी अपने जो लोग हैं जो छूट गए हैं, कभी उन लोगों के साथ भी बात करना, तो समय समय पे। और ज़्यादातर आर्टिकल वगैरह जो आते हैं अखबार में, तो उस सब को भी, जो करंट जो न्यूज़ होता है, कोई भी एक ऐसा अनुभव जहां आपको लगता है ये अनुभव से मेरी जिंदगी में इतना बदलाव आया है या सोच विचार में इतना परिवर्तन आया है? इस क्षेत्र में राजनीति में आने के बाद एक जब घटना हुई थी मेरे पति की, तो उसके बाद चूंकि मेरे सामने तो कुछ नहीं, मैं मतलब बहुत कम समय भी हुआ था, और उस तरह की घटना अचानक से होने के बाद ऐसे ही मायूस बैठी थी। तो एक हमारे अंकल दूर के ये हैं, तो वो एक बार मतलब वो मिलने के लिए आए, तो वो देख के स्थिति कि देखो इस तरह से कुछ नहीं होता, तुम्हारे सामने 3 बच्चे हैं, पूरी जिंदगी तुम्हारी पड़ी हुई है, इसलिए कोई एक डिसीजन तो तुमको लेना होगा। और हो सकता है कि ईश्वर की कुछ और मर्जी है। तो कभी भी जब बड़ा पेड़, बरगद के पेड़ के नीचे कभी भी कोई पेड़ को पनपते देखी हो? हमको एक ही उदाहरण उन्होंने दिया, तो मुझे भी लगा, तो इसीलिए हो सकता है ईश्वर की कुछ और मर्जी है, पति नहीं है, तुमको कुछ आगे करना है, आगे बढ़ना है, तो इसलिए तुमको ये सारे चीज़ों से उठ के आगे आना होगा और सेवा करनी होगी। तो उस दिन मुझे लगा कि शायद ईश्वर की यही मर्जी होगी, और फिर इस क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में फिर
में आई। और अच्छा लगता है, लोगों के बीच जाते हैं, जब उनके दुख दर्द को भी देखते हैं, दुख दर्द बांटते हैं, उनकी कोई भी छोटी से छोटी समस्या होती है, जब आती हैं महिलाएं, दीदी मेरी ये समस्या है, थोड़ा सा उनका समाधान जब हो जाता है तो संतुष्टि भी मिलती है कि अगर समाज सेवा में अगर आप 10 आदमी का रोज अगर कुछ भला कर देते हैं तो उससे तो अच्छा दुआ में याद रखना। बिल्कुल। अन्नपूर्णा जी, जो एक ऐसा लक्ष्य आपका, आपके क्षेत्र के लिए और आपके प्रदेश के लिए, जो आपको कुछ ऐसा एक प्रोजेक्ट है जो आपको करना ही है, वो क्या होगा? देखिए, हमारे सबसे पहले तो हमारे प्रदेश में ये चाहेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि हमारा प्रदेश है झारखंड, ऐसे तो माइंस मिनरल से बहुत ही ज़्यादा रिच स्टेट है, लेकिन शैक्षणिक दृष्टिकोण से हम देखें उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आज भी हमारे क्षेत्र के लोग बाहर जाते हैं, दूसरे राज्य में उन्हें पढ़ने के लिए जाना होता है या फिर अन्य जगह पे जाके वो पढ़ाई करते हैं। तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो तकनीकी शिक्षा हो, अन्य मेडिकल हो, अन्य हर एक तरह के शिक्षा के बारे में, कि राज्य में ही आत्मनिर्भर हमारा राज्य बने और राज्य के बच्चों को, चूंकि बहुत ज़्यादा गरीबी है, लोग मेहनत करते हैं, मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उनके लिए बहुत मुश्किल होती है कि उच्च शिक्षा के लिए बाहर भेज के पढ़ाना। तो ये प्रयास होगा कि शिक्षा के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हमारा राज्य आत्मनिर्भर बने। और कौन से ऐसे योजना है केंद्र सरकार की जो आपको लगता है कि झारखंड में लोगों तक पहुंचा है? केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, केंद्र से जो भी अभी नई योजनाएं बन रही है, चाहे प्रधानमंत्री जी के द्वारा मैंने किसानों के हित में किसान कृषि सम्मान निधि हो, फिर आयुष्मान योजना हो, जो भी जनोपयोगी योजना है, आम जन को प्रधानमंत्री आवास योजना, तो अच्छे ढंग से ये हम लोगों का प्रयास होता है एक प्रतिनिधि होने के नाते कि उन तक उसका लाभ पहुंचे जिनके लिए ये योजना बनाई गई है। तो ये प्रयास करके उन तक पहुंचाने का कोशिश। और आपने आपका MP लैड फंड किस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया है जहां आपको संतुष्टि होती है? नहीं, अभी तो चूंकि इस कोरोना में अभी गया हुआ है, लेकिन उसमें MP लेड में ऐसे लोगों के जरूरत के हिसाब से ये देखती हूँ गांव में जाने के बाद भी क्या है। और ज्यादातर तो सिंचाई, ये हमारा अपना एक लक्ष्य होता है कि सिंचाई के क्षेत्र में, हाँ, इरिगेशन में अगर लोगों को आत्मनिर्भर करें तो लोग खेती करके अपना अच्छे से जीविकोपार्जन कर सकते हैं। और अभी नई तकनीक के तहत अभी लोग खेती में बहुत ध्यान हमारे यहाँ दे भी रहे हैं, अच्छे ढंग से खेती कर भी रहे हैं। अंत में अन्नपूर्णा जी, जो महिला और युवा आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और जो एक ढंग से आपसे प्रेरणा भी लेते हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? हम युवाओं से भी और महिलाओं से भी ये कहना चाहेंगे, सबसे पहले तो हमें अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर काम करना चाहिए। और चाहे कोई भी क्षेत्र हो, शिक्षा हो, राजनीति हो, समाज सेवा हो, कोई भी क्षेत्र गलत नहीं है। हम उस क्षेत्र में अपने अच्छे ढंग से ये हम कोशिश करें कि ईमानदारी के साथ उस क्षेत्र में काम करें और उसी क्षेत्र में अपना अगर लक्ष्य अगर हम हासिल करके, ये हमारा लक्ष्य है, उस तक हमको पहुंचना है, तो हमें लगता है कि न दिक्कतें आती हैं न परेशानी आती है। तो युवाओं से खास करके कहना चाहेंगे, अभी नई पीढ़ी के हैं, अभी बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी से लोग जुड़े हुए भी हैं, रोजगार के साथ साथ देश सेवा, देश हमारा पहला है, तो इसलिए देश के लिए भी हम कुछ करें, ये हम युवाओं को संदेश देना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। तो अन्नपूर्णा देवी जी की कहानी जो आज महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है। आज शो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और महिला सांसद से और जानेंगे उनके जीवन से जुड़ी दिलचस्प कहानियां। मुझे अनुमति दे, नमस्कार। तो ये थी झारखंड के कोडरमा से सांसद अन्नपूर्णा देवी से शायना एनसी की बातचीत जो अभी हम लोग सुन रहे थे। बिल्कुल, और ऐसी बातचीत जो होती है वो कहीं ना कहीं हम सबको प्रेरणा दे जाती है, प्रेरणा भी दे जाती है और मन भी जीत लेती है। और हमारे जो श्रोता है आकांक्षा, उन्होंने बहुत सारे कमेंट्स लिख के भेज दिए हैं। अब भाई मन जीतने की जब बात हो रही है तो श्रोता कैसे पीछे रह सकते हैं। बिल्कुल, मन कब, कैसे, किससे और किनसे खुश होता है ये तो सिर्फ मन जानता है। मन की बात ही निराली है।
हमारे श्रोता कहते हैं, अब ये तय करना है कि कौन है वो जो मन जीत लेगा या मन में उतर जाएगा, जो अपने या औरों के दुख के, गम के या असहाय स्थिति में मददगार साबित होगा। बस वही मन का बाजीगर हो सकता है और मन जीत सकता है। मन में वही बस जाता है जो अपनी खुशियां दूसरों पर लुटाता है, यानी जो हर हाल में सकारात्मक रवैया अपनाता है, वो मन के करीब हो सकता है। क्या बात है, बहुत अच्छा कमेंट लिखकर भेजा है, तो इन्हें धन्यवाद देते हुए हम एक श्रोता सखा का कमेंट पढ़ते हैं। ये लिखते हैं कि कौन कब मन जीत ले, बहुत ही रोचक विषय है। आज आपने जीवन में अनेक घटनाएं ऐसी घट जाती हैं जो आदमी सोच नहीं सकता। जब आप किसी असहाय व्यक्ति की सहायता करते हैं तब निश्चित ही उसका आप दिल जीत लेते हैं। आपने किसी की मदद की, सहायता की या आपने किसी व्यक्ति के अच्छे काम की तारीफ की, तब भी आप उसका दिल जीत लेते हैं। वैसे तो अभी विविध भारती ने हम सभी श्रोताओं का दिल जीत लिया है, लेकिन एक बात निश्चित है कि कब कौन किसी का दिल जीत लेगा ये भविष्य के गर्त में छुपा रहता है। तो बात सही है कि हम पहले तो जानते नहीं है, पता तो हमें बाद में चलता है ना। बिल्कुल। अब मंजर, ये भाई ऐसी बात है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक पल गुजरता है, कब कौन कैसे कहाँ मन जीत लेता है। जो मन जीता है वो तो अपना काम करके चला जाता है, यानी मन पे पूरी तरह उसका प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। मन जीत लिया उसने, वो अपना काम करके चला गया और हम सोचते रह जाते हैं भाई क्या बात थी उस खास व्यक्तित्व में कि वो दिल में उतर गया। यानी ये जो मन और दिल का जो याराना है ना, ये बहुत पुराना है। हम कहते हैं कि मन जो है वो हवा से बातें करता है और मन जो है वो ना बड़ा चंचल होता है। तो कभी यहाँ कभी वहाँ हमारे आसपास के लोग, रिश्ते, दोस्त, कुछ चीज़ें, ये सभी मन को प्रिय लगते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसे होते हैं जो मन में बस जाते हैं या यूं कहिए कि मन को जीत लेते हैं। बिल्कुल। तो उनकी ये सारी बातें अच्छी लगने लगती हैं। बिल्कुल अच्छी लगने लगती है। और बात जब रिश्तों की आती है आकांक्षा, तो यहाँ पर मन खुश भी होता है तो कभी विचलित भी हो जाता है। कभी किसी की बातें अच्छी लगती हैं तो कभी नहीं भी अच्छी लगती हैं। और अगर मन चंचल हुआ तो दिल मचल जाता है और बेकरार हो जाता है। कब किस पर फिदा हो जाए कहा नहीं जा सकता। और कैसे नए रिश्ते में मन अपनी भूमिका निभाता है ये भी हमें पता चलता है कि जैसे एक बेटी अपने ब्याह के बाद ससुराल जाती है, वहाँ उसे एक नई माँ मिलती है। सिर्फ माँ ही नहीं मंजरी, पूरा एक नया परिवार मिलता है, एक कुछ नए रिश्ते मिलते हैं। लेकिन पहले वो मन में समा नहीं पाती है, समय लगता है। लेकिन धीरे धीरे वो क्या देखती है, उसे वो सारे अधिकार मिलने लग जाते हैं। नई माँ का प्यार, स्नेह, दुलार और घर परिवार की जिम्मेदारियां को भी निभाने की सीख धीरे धीरे मिलती जाती है। और धीरे धीरे उसे समझ में आने लगता है कि कैसे उन्होंने सबसे पहले अपना बेटा जो दिया, फिर उसके बाद घर की सारी चीजें, ये उनका साहस था, प्यार और स्नेह था। और जाने कब उन्होंने उसका मन जीत लिया और पता ही नहीं चला। कुछ रिश्ते बाद में अपनी मिठास जो है वो बिखेरी देते हैं, है ना। और ऐसी ही जो जिंदगी है 4 दिन की, जीने के लिए मतलब कहते हैं ना कि कुछ दिन जियो लेकिन हंसी खुशी भरपूर जियो। तो जिंदगी के इन चंद दिनों में कोई अनजान कब मिल जाए और बातों ही बातों में अब दिलो दिमाग पर अपना आशियाना बना ले, तो पता ही नहीं चलता। और पता तो तब चलता है जब वो व्यक्ति अपनी आदत डलवा कर क्षितिज के उस पार चला जाता है और एहसास करा जाता है कि उसकी जीवन में, हमारे जीवन में क्या अहमियत थी। मन के दरवाजे पर कब वो जीत लिख गया पता ही नहीं चला। और जब समझ में आया तब तक जो दिल था पूरी तरह उनका हो चुका था और मन इंतज़ार करने लगा और वो बेपनाह मोहब्बत करने लगा, यूं कहें कि आदर करने लगा उनकी। और ये बातें जो है ना वो क्या है, कही नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। उसका सिर्फ एहसास जो होता है वो आपके आसपास रहता है और यही एक दिन जीने का सबब बन जाता है, एक नई दिशा दे जाता है। ये ऐसा ही कुछ उस वक्त महसूस हुआ जब वो चली गई। एक जीवन से जुड़ी कहानी। उसने जब पहली बार अपनी हम सफ़र को देखा था तो उसने एक ही पल में उसका मन जीत लिया था, दिल में समा गई थी। पर उसके सामने कभी इस बात को उसने माना नहीं। आज वो बीमार थी और डॉक्टर ने जवाब भी दे दिया था। उसने पूछा था कहीं से पैसों का इंतजाम हुआ, अपनों से मदद मिली क्या, जिनको पैसे दिए थे उन्होंने दिए क्या। उसे नहीं का उत्तर देकर मैं शांत हो गया।
उसने बिस्तर पर लेटे हुए कहा, अलमारी में बैग है, उसमें कुछ है। ये कहकर उसने कहा कि मैं हमेशा कहती थी दिल से नहीं, कभी मन की भी सुना करो। तो देखते ही देखते वो चली गई। ऐसा कह के कई रोज बाद बैग खोला, कुछ रुपए और खत मिले। उसने लिखा था, मुझे पता था मैं नहीं बचूंगी और कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। इन पैसों से तुम अपना कुछ भी बिजनेस शुरू कर सकते हो। एक बार फिर वो मेरा मन जीत कर चली गई थी। आज वो दिल में पहले से ज्यादा समा गई थी, लेकिन कहीं वो दर्द की एक टीस भी दे गई थी। तो कैसे कब उसका मन जीत लिया, दोबारा भी उसने जीत लिया। भाई यही होता है। और कौन कब मन जीत ले, ये जानना समझना उतना आसान होकर भी आसान नहीं होता है ना। कभी इंतजार करना पड़ता है तो कभी तुरंत ही खुशी मिल जाती है। जैसे आप किसी को मन ही मन सम्मान दे रहे हैं, चाह रहे हैं या आदर कर रहे हैं, और एक दिन वो आपके कंधे पर हाथ रख दे और पूछे कि चलो आज बात करते हैं, साथ में कुछ देर बैठते हैं, कुछ दुख सुख बांटते हैं, चाय पीते हैं, और ये बातें भी जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, बातें हैं, वो भी मन को जीत लेती हैं और आपके मन में दूसरे के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति आदर, स्नेह या प्यार बढ़ जाता है। बिल्कुल। मंजरी, मुझे किसी से प्यार हो गया है ना। ये तो एक अलग बात है भाई। जो मन जीतने की बात है वो तो कई तरह से होती है। अब देखिए, जो छोटे बच्चे होते हैं वो बरबस ही हमारा मन जीत लेते हैं। कुछ खास नहीं अब भाई बच्चों को थोड़ी ना कुछ खास करना होता है। एक छोटी सी हल्की सी मीठी मुस्कान ही काफी होती है जो हमें उन तक आकर्षित, उनकी तरफ आकर्षित करने के लिए। नहीं, वो जो उनकी भोली सी छोटी सी मीठी सी मुस्कान होती है, उनके साथ होने का एहसास ही हमें प्रसन्न कर जाता है। भाई दिन भर की थकान से जब हम घर लौटते हैं, और मान लीजिए कि अगर घर में कोई छोटा बच्चा है तो घर के दरवाजे पर पहुंचते ही जब वो मुस्कुराते हुए, हंसते हुए आपकी तरफ दौड़ता हुआ आता है, तो वो जो दिन भर की थकान है ना, वो हमें उतर जाती है। और ऐसे ही होते हैं आपके दोस्त, आपके कुछ खासदार। किस वक्त वो आपके साथ खड़े हो जाएं या आप उनकी मदद को खड़े हो जाएं, ये तो जो समय है वही तय करता है। और ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो एक दूसरे का मन जीत लेती हैं। तो जो दोस्ती है वो भी एक अलग तरह का एहसास ही है। बिल्कुल। और इसी तरह हमारे जो आसपास जो पशु पक्षी होते हैं ना, उनको देखो भी तो बहुत अच्छा लगता है कि वो, उनकी कभी बोली अच्छी लगती तो वो मालूम बड़ा तोता बोल रहा था, उसकी बोली सुन करके मन खुश हो गया, जीत लिया उसने। और हमारे सामने जब वो उछल फान करते हैं तो भी अच्छा लगता है। तो इसी तरह कहीं कहीं जब हम जाते हैं घूमने तो हरी भरी छटा देख करके वो व्यू भी हमें बहुत अच्छा लगता है। और किसी की तस्वीर देखते हैं, पेंटिंग देखते हैं तो वो भी मन को लुभाती है और मन तो जीत लेती है। लगता है कि हम उस तरह की कुछ बनाएं, उससे हम जुड़ने के लिए आतुर होने लग जाते हैं। और मन का जो जुड़ाव है, झुकाव है, वो उस ओर, उन सभी दृश्यों के ऊपर, उन पशु पक्षियों से लेकर हर चीज के ऊपर हो जाता है। और कब कौन कैसे और क्यों किस तरह से मेहरबान हो जाए, ये तो जो होता है कि मन की जो स्थिति होती, संवेदनशीलता होती, उस समय पर निर्भर करता है। बिल्कुल। और ये जो भावना होती है मंजरी, इसका जो बखान है, जो बयान है, वो शब्दों में नहीं किया जा सकता। बड़ी अनकही, मतलब नहीं बता सकते आप। ये ऐसी स्थिति होती है, मन कब किसका हो गया और मन को पता भी न चला। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम खड़े के खड़े ही रह जाते हैं और हमारा मन किसी और के साथ चला जाता है। तो दरअसल होता ये है कि ये बुद्धि का नहीं, वरना एक जो भावना होती है उसको, भावना की अनुभूति का ये विषय है, और जिसमें शब्द सामर्थ्य जो है वो समाप्त हो जाता है। और जब मन किसी के लिए बेचैन हो जाता है तो उसे शांत करना भी उतना आसान नहीं होता। और एक जो पंक्ति है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो मन से सब नियंत्रित होता है और मन तो जीतकर, किसी का मन जीतकर हम बेहद खुश होते हैं। वैसे मन की तुलना ऐसे भी की गई है, पीपल पात सरस मन डोला। मन जो हमारा पीपल के पत्ते जैसा हल्का होता है। और यहाँ हल्के का अर्थ ये है कि जो मन है वो चंचल होता है, उसकी चंचलता से यहाँ पे तात्पर्य है। तो मन चंचल होता है और इस चंचल मन को कब कौन अपने वश में कर ले हमें पता भी नहीं चलता। बिल्कुल। और ऐसा भी होता है ना कि जब कोई मन जीत लेता है तो उसकी सारी बातें अच्छी लगने लगती है। जी।
तो बताओ कितना कितना क्या सोच रही थी, कुछ कहने वाली थी ना? नहीं, मेरा जो मन था वो कहीं और उड़ रहा था। कहाँ उड़ रहा था बताइए? अब वो जाने दीजिए, हम फिलहाल अपने विषय पर आते हैं कि वही जो तो जानना चाह रहे हैं कि वो तो जो मन की हम बातें कर रहे थे उन्हें उससे जुड़ी कई कहावतें भी होती हैं मंजरी जी, जैसे मन बढ़ाना या मन उड़ा उड़ा सा रहता है, मन चलाना, हाँ, और मन में लड्डू फूटना, मन के लड्डू खाना और मन के लड्डू फूटना भी, और मन में बसना, मन भरना, है ना जी, और मन जीते जग जीते। क्या बात है। और एक और बड़ा मजेदार है कि मन मन भावे मुड़िया हिलावे। ये जब होता है ना, इसमें जब कभी कभी घर में देखिए कि बच्चे से पूछते हैं भाई ये लोगे, तो बच्चा कहता नहीं लेंगे। अब उसकी निगाह तो है उस चीज पे लेकिन वो नहीं कर रहा, यानी कि फिर माँ कहती है मन मन भावे मुड़िया हिलावे, मतलब ऊपर से कुछ और है और मन में कुछ मतलब और लेना है लेकिन एक बार नहीं निकल गया तो कैसे, है ना। मन मौजी होना, बिल्कुल। और मन फटना यानी मन में दुख पीड़ा हो जाना जी। और मन का मन में ही रह जाना। हाँ, ये जो मन का मन में ही रह जाना है, हमारे जो श्रोता हैं वो अपने मन की बात हम तक पहुंचा रहे हैं और उनका कहना है कि विविध भारती ने उनका मन जीत लिया है। तो भाई मन कब कौन जीत लेता है, तो जब जीत लेता है तो उसकी बातें अच्छी लगने लगती हैं। हम कहते हैं ना कि मन में बस गए हैं, है ना। और तो, एक और बड़ा प्यारा सा है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। क्या बात है, जिसका मन अच्छा होता है तो उसे सब अच्छा ही बिल्कुल मिलता है और दिखता है। बिल्कुल। अगर वो अपने घर में ही बैठ के अपने मन से बातें करता रहे ना, खुश रहे यानी कि खुश रहे, तो उसको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं, है ना। तो मतलब यही है कि आप जो भी काम करें वो अपने मन से करें, उसमें पूरी तरह डूब के करें, और अगर ना करें तो बेहतर है कि बिल्कुल ना करें। बिल्कुल ना करें। और अब हम क्या करें, क्योंकि हमारे पास तो समय बिल्कुल भी नहीं तो है। अब हम ये करें कि सबसे आज्ञा लें। बिल्कुल आज्ञा लेते हैं। तो मंजरी वर्मा और आकांक्षा सिंह का नमस्कार। सखी सहेली।